हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर 69, जिसमें जीके जीएस, साइंस, करंट अफेयर और एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? पूछा गया आपसे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर 3, जबलपुर में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की साक्षरता सबसे अधिक है। जबलपुर जिले की साक्षरता 81.07% है। जबलपुर को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक और न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है और मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट जबलपुर में ही स्थित है। इसकी 2 खंडपीठें हैं, जो कि एक इंदौर में है और दूसरी ग्वालियर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग एमपी कांस्टेबल एग्जाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आप परीक्षा ऐप पर जाकर ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं, जहां पर आप लोगों को यह टेस्ट सीरीज 50% डिस्काउंट पर मिलेगी यदि आप दिया गया कूपन कोड दबंग50 यूज करते हैं। तो तुरंत जाइए और इस टेस्ट सीरीज को लगाइए, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में 50 से भी ज्यादा मॉडल पेपर है, जहां पर टेस्ट का फुल एनालिसिस किया जाएगा और आपको एमपी के हजारों टॉपर्स के बीच में अपनी रैंक देखने को मिलेगी। तो तुरंत परीक्षा ऐप पर जाकर यह टेस्ट लगाइए और अपने सपनों को साकार कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2। कौन सा मेट्रो ट्रेन डिब्बों को साफ करने के लिए यूवी किरणों का उपयोग करने वाला पहला मेट्रो बन गया है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा मेट्रो ट्रेन डिब्बों को साफ करने के लिए यूवी किरणों का उपयोग करने वाला पहला मेट्रो बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, लखनऊ मेट्रो। लखनऊ मेट्रो ट्रेन डिब्बों को साफ करने के लिए यूवी किरणों का उपयोग करने वाला देश का पहला मेट्रो बन गया है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3। कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है? पूछा गया आपसे, कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर ए, तमसा। तमसा या तमस नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है। यह नदी मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर के समीप तमसा कुंड जलाशय से निकलती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 4। हाल ही 2021 में किसने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीती है? पूछा गया आपसे, 2021 की सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किसने जीती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, तमिलनाडु ने। हाल ही में 2021 में सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी तमिलनाडु ने जीती है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम है के पलानीस्वामी। तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु के चीफ जस्टिस हैं संजीव बनर्जी और तमिलनाडु ने यह ट्रॉफी बड़ौदा को हराकर जीती है। इसे भी आपको याद रखना है, इसका उप विजेता भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, अलकनंदा। अलकनंदा एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। अलकनंदा एक हिमालयन नदी है। यह हिमालय से निकलती है। अलकनंदा भागीरथी से मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। प्रायद्वीपीय नदी अधिकांशतः वर्षा जल पर निर्भर करती हैं। उदाहरण है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती आदि सभी प्रायद्वीपीय नदियों के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 6। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? पूछा गया आपसे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 54। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 54 के अनुसार राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7। इनमें से किसने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? पूछा गया आपसे, इनमें से किसने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, चार्ल्स विल्किंस ने। चार्ल्स विल्किंस ने
भगवत गीता का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? 1785 ईस्वी में ब्रिटिश नागरिक चार्ल्स विल्किन ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया और गीता का फारसी में अनुवाद दारा सिकोह ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8, सोनगिरी किस धर्म का तीर्थ स्थान है? पूछा गया आपसे सोनगिरी किस धर्म का तीर्थ स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 जैन। सोनगिरी जैन धर्म का एक तीर्थ स्थान है। सोनगिरी दतिया जिले में स्थित है। यह स्थान मुख्यतः जैन तीर्थ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर 108 मंदिर है, जिसमें से 57वां मंदिर प्रमुख है। इस मंदिर में भगवान चंद्र प्रभु की 11 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 9, किस राज्य में देश का पहला इग्लू कैफे खोला गया है? पूछा गया आपसे किस राज्य में देश का पहला इग्लू कैफे खोला गया है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में देश का पहला इग्लू कैफे खोला गया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी है जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के वर्तमान लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा है और यहाँ के जो वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं वह पंकज मित्तल है। तो इन्हें भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10, निम्न में से कौन सा नगर सिंध और बेतवा नदियों के बीच स्थित है? पूछा गया आपसे निम्न में से कौन सा नगर सिंध और बेतवा नदियों के बीच स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 अशोकनगर। अशोकनगर सिंध और बेतवा नदियों के बीच स्थित एक शहर है। अशोकनगर सन 2003 में गुना से पृथक होकर एक अलग जिला बना था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूछा गया आपसे अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 सेडल चोटी। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सेडल पीक है और सेडल पीक की ऊंचाई 737 मीटर है। यह उत्तर अंडमान द्वीप पर स्थित है और सेडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 12, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? पूछा गया आपसे तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 सिंधु तथा झेलम नदियों। तक्षशिला विश्वविद्यालय सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच स्थित है। तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार देश वर्तमान में अफगानिस्तान की राजधानी थी। पाकिस्तान का वर्तमान शहर पेशावर प्राचीन काल में तक्षशिला के नाम से विख्यात था। चाणक्य ने इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 13, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? पूछा गया आपसे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 बेंगलुरु में। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। न्यूरोबायोलॉजी रिसर्च सेंटर बेंगलुरु में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 ईस्वी में की गई थी। इसका पूरा जो नाम है वह है राष्ट्रीय मानसिक जांच एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान और यह बेंगलुरु में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14, अष्टमुडी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पूछा गया आपसे अष्टमुडी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 केरल में। अष्टमुडी झील केरल राज्य में स्थित है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम है पिनाराई विजयन। केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरल के चीफ जस्टिस हैं एस मणिकुमार। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था? पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, अतः भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग तथा प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही बने थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 16, निम्नलिखित में से कौन सी प्रो कबड्डी टीम है? पूछा गया आपसे 4 ऑप्शन देकर इनमें से कौन सी प्रो कबड्डी टीम है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 तेलुगु टाइटेनस। तेलुगु टाइटेनस प्रो कबड्डी टीम का नाम है। प्रो कबड्डी लीग की स्थापना
2014 में की गई थी। सबसे अधिक बार पटना पायरेट्स की टीम इस टूर्नामेंट को जीती है और 2019 की विजेता टीम बंगलुरु बुल्स थी। तो इसे भी आपको याद रखना है और इसका जो सर्वाधिक खिताब है वह पटना पायरेट्स के द्वारा जीता गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17, भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। पूछा गया आपसे भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, पटना में। भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में स्थापित किया जाएगा। पटना बिहार राज्य की राजधानी है। बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, बिहार के गवर्नर है फागू चौहान और जो वहाँ के चीफ जस्टिस हैं वह संजय करोल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 18, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है। पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट पर्वत के महाबलेश्वर से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा की सहायक नदियां हैं घाटप्रभा, मूसी, भीमा और तुंगभद्रा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19, द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक का लेखक कौन है। आपसे पूछा गया है द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक का लेखन किसके द्वारा किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1, अरुंधति राय। द एंड ऑफ इमेजिनेशन बुक के राइटर हैं अरुंधति राय और अरुंधति राय द्वारा लिखित अन्य पुस्तकें हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो कि सर्वाधिक पूछी जाने वाली बुक है। तो आप इसे अच्छे से याद कर लें। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के राइटर हैं अरुंधति राय। और अगली है लिसनिंग टू ग्रास हॉपर वार टॉक। अगली है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। तो यह जो पुस्तकें हैं दोस्तों अरुंधति राय जी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जो कि सर्वाधिक पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। पूछा गया आपको 4 ऑप्शन देकर इनमें से किसे लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, एम अनंत सैनम अयंगर। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष एम अनंत अयंगर थे, आपको याद रखना है। और लोकसभा के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे वह जीबी मावलंकर थे और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं तथा उपाध्यक्ष पद वर्तमान में रिक्त हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन जरूर दबा लें। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 21, सेंटीग्रेड माप स्केल का आविष्कार कौन है। आपसे पूछा गया है सेंटीग्रेड माप स्केल का आविष्कारक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, एंडस सेल्सियस। सेंटीग्रेड माप अर्थात स्केल का आविष्कारक एंडस सेल्सियस है। सेल्सियस पैमाने का उपयोग तापमान को मापने में किया जाता है। इस पैमाने में जो हिमांक होता है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा भाप बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के वीडियोस देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल पेपर भी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के संदर्भ में LIDAR का पूर्ण रूप क्या है। पूछा गया आपसे रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के संदर्भ में LIDAR का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, लाइट इमेजिंग डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के संदर्भ में LIDAR का पूर्ण रूप होता है लाइट इमेजिंग डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यह वातावरण को स्कैनिंग करने के लिए लेजर लाइट का उपयोग करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 23। मीना माता रोग एक तंत्रिका विकार है जो किससे ग्रसित मछली के सेवन से होता है। आपसे पूछा गया है 4 ऑप्शन देकर। मीना माता रोग एक तंत्रिका विकार है जो इससे ग्रसित मछली के सेवन से होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 पारा। मीना माता रोग एक तंत्रिका विकार है जो कि पारा से ग्रसित मछली के सेवन से होता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। मीना माता शरीर में पारा की अधिकता के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24। एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में कौन सा देश किस स्थान पर रहा है। पूछा गया आपसे एशिया प्रशांत व्यक्तिगत सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3 सिंगापुर। एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में सिंगापुर देश प्रथम स्थान पर रहा है। स्वास्थ्य सूचकांक में 11 एशियाई प्रशांत देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत की रैंक 10वीं है, तो इसे आपको याद रखना है। इस सूचकांक में 11 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें प्रथम स्थान पर है सिंगापुर और द्वितीय स्थान पर है ताइवान, तृतीय स्थान पर है जापान और चौथे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, और इसमें भारत की रैंक है 10वीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25। मीबोमियन ग्रंथि किसमें स्थित होती है। पूछा गया आपसे मीबोमियन ग्रंथि किसमें स्थित होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 आंख में। मीबोमियन ग्रंथि आंख में स्थित होती है। मीबोमियन ग्रंथियां छोटी तेली ग्रंथियां हैं जो पलकों के किनारे को पंक्तिबद्ध करती हैं। यह ग्रंथियां तेल स्रावित करती हैं जो हमारी आंखों की सतह को आवरण प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 26। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील होता है और विटामिन सी का जो प्रचुर स्रोत होता है वह आंवला होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 27। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है। 4 ऑप्शन दिए गए आपसे और पूछा गया है ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना। ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव की जो सबसे मुख्य गैस है वह कार्बन डाइऑक्साइड है, जो पृथ्वी की सतह के ऊपर मोटी परत बना लेती है और सूर्य से आने वाली ऊर्जा जब पृथ्वी सतह से परिवर्तित होकर ऊपर उठती है तो उसे रोक लेती है, जिससे वायुमंडलीय ताप बढ़ता है और इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28। बल का एसआई मात्रक क्या है। पूछा गया आपसे बल का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से प्राप्त होती है तथा बल का जो व्यंजक है वह न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है और जो व्यंजक होता है वह ए बराबर एम ए होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 29। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा उष्मा परिचालक है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा एक बुरा उष्मा परिचालक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 सीसा। सीसा लेड का अयस्क होता है और सीसा विषैला तत्व होता है, तो जो आप पूछा जा सकता है सीसा किसका अयस्क होता है, तो लेड का अयस्क होता है और यह उष्मा का बुरा परिचालक होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 30। मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। पूछा गया आपसे मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 तनाव मापी। मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को तनाव मापी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है। पूछा गया आपसे वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। और दोस्तों आप लोगों का वीडियो कैसा लगा आपको यह भी मुझे कमेंट करके बताना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।